जनसंख्या के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे अब जनसंख्या का जैविक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। और वैसे ही मैं आपको फिर से बोलूँगा कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में। बहुत ही मैं मेहनत से टॉपिक बनाया हूँ तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जनसंख्या का जैविक सिद्धांत जानते हैं। जनसंख्या के जैविक सिद्धांत में ये जो भी विद्वान हैं ये जैविक रूप में अपनी सोच रखते हैं और इनकी सोच को हम जानेंगे। थोड़ा थोड़ा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो थॉमस जो सैडलर है, इनका जो समय काल 1780 से 1835 के बीच में रहा है। ये आपको याद रखना हो तो रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने प्रजनन शक्ति सिद्धांत दिया था। मैं बोला ना जैविक से जुड़ा है। दूसरे जो हैं थॉमस डबल डे हैं, 1790 से 1870 के बीच में इनका समय काल चला है। इन्होंने आहार सिद्धांत दिया था। और तीसरे स्पेंसर महोदय हैं, 1820 से 1903 के बीच में इनका समय काल चला था। इन्होंने जैविक सिद्धांत दिया है। तो ये तीन विद्वान जो है जैविक सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने जनसंख्या में जैविक सिद्धांत दिया था। पहले जो विद्वान आते हैं थॉमस सैडलर आते हैं, ये आशावादी थे जैविक सिद्धांत में और ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे, याद रखिए। घनत्व तथा प्रजनन शक्ति सिद्धांत दिया था, डेंसिटी एंड फैकेंडिटी प्रिंसिपल, जिसे हम फर्टिलिटी भी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इनका सिद्धांत घनत्व और प्रजनन शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमस सैडलर, आशावादी थे, ब्रिटिश के थे। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये माल्थस के समकालिक थे और समाज सुधारक थे और अर्थशास्त्री थे, ये आपको याद रखना है। माल्थस निराशावादी थे, मैं बार बार बता रहा हूँ, और ये क्या है? आशावादी है। तो इनके समकालीन में ये थे। अब इनकी कोटेशन है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ज्यों ज्यों जनसंख्या का घनत्व, मान लो यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर खूब घनत्व बढ़ गया, खूब करीब करीब लोग हैं, ज़्यादा कस जाएं एक घर में, तो यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति सबके अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। इतना लोग हैं इतने एरिया में तो कैसे हम लोग रहेंगे? तो जनसंख्या को कम करेंगे। ये थॉमस सैडलर का मानना था। अगला इनका जो मुख्य पॉइंट है, जिस बिंदु पर सर्वाधिक सुख एवं समृद्धि प्राप्त होने लगती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि समाप्त हो जाती है। मतलब जहाँ पर आपको सुख बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपके पास था, बहुत ज़्यादा समृद्धि हो गई, बहुत पैसा हो गया, वीआईपी से रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? बहुत लोग देखेंगे कि अपने काम काज में बिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास वर्कलोड आता है, तो वो क्या करते हैं? बच्चे पैदा करना भूल ही जाते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग तो गोद ही ले ले रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा इनकम है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं थॉमस सैडलर। अगर वहीं देखिए अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पर भुखमरी है, बहुत सारे कम उपजाऊ चीज़ें हैं, बहुत कम लोग धनी हैं, तो वहाँ पर देखिएगा जनसंख्या दे दनादन बढ़ती है, इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है प्रोडक्शन वहाँ पर। आने वाले समय में एक समय आएगा कि एशिया को पछाड़ के अफ्रीकी कंट्री जो है जनसंख्या के मामले में पहला पर आ जाएगी। तेज गति से वहाँ पर चाइल्ड रेशियो बढ़ रहा है। अगर वहाँ पर सुविधाएं बढ़ गई, जैसे कि मेडिकल की सुविधा, क्योंकि वहाँ पर लोग मर भी ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या अभी कम है। तब भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुख समृद्धि बहुत कम है, उत्पादन बहुत कम है, उतने लोग अमीर नहीं हैं, तो लोग आपस में ही झगड़ा करके, टेंशन करके फिर से एक ही घर में रहते हैं। छोटे सा कमरा होता है, खूब लड़के पैदा करते हैं। सेक्सुअल वहाँ पर जो नॉलेज है कि कब कितना लड़का चाहिए या आपको चाहिए कि नहीं, ये नॉर्मल सा सिद्धांत के जो कृत्रिम उपाय उसको अपनाते ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, सुविधा का अभाव है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है थॉमस सैडलर द्वारा, सुख समृद्धि ज्यों किसी इंसान के पास आती है, जनसंख्या वृद्धि समाप्त होने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है। कोई भी खिलाड़ी हो जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जिसके पास ज़्यादा, तो उसके पास 1 से 2 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वही नॉर्मल व्यक्ति ले लीजिए किसी गाँव का, उसके पास अगर ज्ञानी नहीं उतना है तो उसके पास 3-4 बच्चे दर्जन होंगे हो सके तो। अगला इनका पॉइंट है, मृत्यु दर अधिक होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रजनन भी अधिक हो जाती है, कम होने पर प्रजनन दर भी कम हो जाती है। मतलब ज्यों मृत्यु अधिक होगा तो उसकी मृत्यु को पूर्ति करने के लिए, मतलब जितना नुकसान हुआ, बहुत सारे लड़के मर गए, तो प्रजनन भी अधिक होता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी तेज़ी से लड़के पैदा भी होते हैं। और अगर कम है मृत्यु दर तो प्रजनन दर भी कम हो जाए। जैसे जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर बूढ़े हो गए हैं लोग, वहाँ पर जन्म भी कम हो गया। सरकार क्या कर रही, बढ़ावा दे रही है कि सामूहिक या खुले में आप सेक्स कीजिए, जल्दी से लड़के पैदा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बूढ़ों का देश कहा जाता है जापान को। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज़्यादा मृत्यु होगी उतनी ज़्यादा प्रजनन होगी, मतलब बच्चे पैदा भी होंगे। अब थॉमस डबल डे की जो है एक ही कोटेशन है, याद रखिएगा। ये आहार सिद्धांत दिए थे, ब्रिटिश के थे।
तो यहाँ पर चलिए इनका कोटेशन जानते हैं। थॉमस डबलडे, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। मतलब जनसंख्या जो जो बढ़ेगी, खाद्य पूर्ति जो है कम होती जाएगी। जनसंख्या जो जो कम होगी, खाद्य पूर्ति जो है ज़्यादा होगी। ये विपरीत संबंध, उल्टा संबंध बोलते हैं। मतलब अमीर देश है, उसके पास खाद्य पूर्ति खूब ज़्यादा है, खूब ज़्यादा उसके पास जनसंख्या। अब यूएसए के पास 32 करोड़ जनसंख्या है, क्या कहेंगे, उसके पास खाद्य पूर्ति पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा है, उसका मुद्रा भी बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि थॉमस डबलडे का यहाँ पर डाइट थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होती है। अब वहीं पर आप अफ्रीकन कंट्री में आ जाइए, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, खाद्य पूर्ति क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारी जनसंख्या है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। तो ये थॉमस डबलडे महोदय बोलते हैं। जैविक सिद्धांत में तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत था, इसे जान लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। तो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य व्यक्ति वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास की ओर ध्यान देता है, उसकी संतान उत्पत्ति की मनोवृत्ति क्षीण हो जाती है। मतलब वो अमीर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, वो आर्थिक रूप से विकसित हो गया, उसका जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में विकास हो रहा है। एलन मस्क अब बहुत ज़्यादा वो वैज्ञानिक तकनीक अपनाते हैं, आर्थिक रूप से वो विकसित हैं, अब वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो चाइल्ड अडॉप्ट कर लिए। वो शादियाँ तो बहुत की हैं, लेकिन उन्होंने संतान उत्पत्ति की मनोवृत्ति उनके अंदर क्या है, क्षीण है। वो अपने ज़्यादा काम काज पर ध्यान देते हैं। वो समझते हैं कि एक समय आएगा हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे या पैदा कर लेंगे। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए, कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पर लोग गरीब हैं, वही बात है हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कमज़ोर है। ले लीजिए अफ्रीकन में, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका विकास नहीं हुआ, तो वहाँ पर लोगों के अंदर संतान उत्पत्ति करने की मनोवृत्ति ज़्यादा होगी। कोटेशन दिया था, प्रजननता फलन विश्लेषण संज्ञा दिया था, एनालाइज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ फंक्शंस। ये आपको याद रखना किसने प्रयोग किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर का जैविक सिद्धांत में ये प्रयोग किया गया है। अन्य जैविक सिद्धांत देख लेते हैं। यहाँ पर जो जैविक सिद्धांत है 3 इंपॉर्टेंट वो खत्म हो गए हैं, अन्य जो है पूछे नहीं गए, लेकिन आप देख लीजिए मोटा मोटी। जॉर्ज डी कैस्ट्रो 1952 में इनकी पुस्तक आई थी, द ज्योग्राफी ऑफ हंगर, याद रखिएगा ये पुस्तक, और कभी पूछा जा सके एग्जाम में तो इसीलिए मैं लिख दिया। ये बोलते हैं मनुष्य जो है, जो भी व्यक्ति है, प्रोटीन जितना कम खाएगा या जाएगा उसके अंदर प्रजनन क्षमता वृद्धि होगी। मतलब वो कम प्रोटीन खा रहा है, ताकतवर चीज कम खा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, जनसंख्या वृद्धि करने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा तो वो सोच ज़्यादा सकता है, वो अमीर आदमी है, तो वो क्या करेगा, प्रजनन क्षमता क्या करेगा, कम करेगा। तो उसके अंदर वृद्धि करने की इच्छा ही नहीं हुई, वो प्रोटेक्शन का यूज करेगा, बहुत सारे जो कृत्रिम उपाय होते हैं उसका यूज करेगा। ये जॉर्ज डी कैस्ट्रो बोलते हैं। साथ ही ये बोलते हैं गरीब देशों में जनसंख्या ज़्यादा होने का जो कारण है, वो कारण है प्रोटीन का कम सेवन होना। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो कारण जो है उसका कारण मेन एक ही है, प्रोटीन का कम सेवन होना। अमीर देशों में जनसंख्या कम होने का कारण ये जॉर्ज डी कैस्ट्रो बोलते हैं, वहाँ प्रोटीन लोग अच्छी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमीर है, खरीदते हैं, उनके पास पैसा है, तो अच्छी से चीज़ों को खाते हैं। और वो विचार करते हैं कि हमको लड़का चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से चलते हैं। तो वही बात है, जिसके पास विवेक बुद्धि ज़्यादा है वो कम जनसंख्या पैदा करेगा, जिसके पास विवेक बुद्धि कम है, कम खाते पीते प्रोटीन, वो ज़्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे। दूसरे जो आते हैं अन्य जैविक सिद्धांत देने वाले विद्वान, इटली के समाजशास्त्री कोरोडो गिनी 1884 में इन्होंने जैविक अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, जैविक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया है, तो 1884 में कोरोडो जो है गिनी है। ये बोलते हैं किसी देश के विकास की प्रक्रिया जनसंख्या के चक्रीय उतार चढ़ाव की परिणाम होता है। बस ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे किसी देश का विकास होगा तो जनसंख्या के उतार चढ़ाव पर ही निर्भर करता है। जैसे अपने भारत का विकास देख लीजिए, जनसंख्या 1921 में माइनस में चला गया था, अब धीरे धीरे जनसंख्या पुश हुआ, अभी माइनस गति से वृद्धि हो रहा है। तो जैसे जैसे आपके पास पॉपुलेशन की संख्या आती है, आपके अंदर आर्थिक रूप से किसी कार्य में विशेषता बढ़ जाती है, क्षमता जो मजदूरी की होती है वो भी चेंज हो जाती है, अलग प्रकार के मजदूर आते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है जनसंख्या का चक्रीय वृद्धि हो रहा है, आपके जो है देश के विकास में भी चक्रीय वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा मृत्यु दर है, जैसे मान लीजिए जापान है, जापान तो विकसित हो गया, उसका चक्रीय विकास जनसंख्या के इंड अवस्था पर है। अब वो 5वीं अवस्था में अगर चल रहा है जापान, तो जब ट्रांजिशन थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर माइनस जनसंख्या हो रही है। अब लोग अलग देश से जापान वाले मजदूर मंगा काम करवा रहे हैं, ताकि जनसंख्या के चक्रीय जो उतार चढ़ाव है वो सही स्टेबल रहे
और यहाँ पर अच्छे अच्छे जो मजदूर रहें और देश के विकास में उन्नति हो। किताब बहुत सारे लिख दिए अपने देश के लिए, पढ़ने वाला ही कोई ना हो तो उस किताब का क्या है, कोई मतलब है नहीं है। तो वही यहाँ पर बात है कि जनसंख्या का चक्रीय अवस्था भी होना चाहिए, तभी विकास अच्छा हो सकता है। ये कौन कहता है? कोरिडो गिनी कहते हैं। तो ये आपको जैविक सिद्धांत यहाँ पर खत्म हो गया।